M1 चिपसेट्स। जैसे कि अब हम और आप सभी जानते हैं कि अभी फ़िलहाल कुछ ही दिनों पहले एप्पल ने अपना जो M1 चिपसेट वाला मैकबुक एयर है और जो मैकबुक प्रो और जो मैक मिनी है उनको भी रिलीज़ कर दिया है। तो क्या ये इतने पावरफुल हैं कि ये जो आपके x86 बेस्ड इंटेल और AMD बने हुए इतने पावरफुल, इतने महंगे मशीन्स को ये बीट कर पाएंगे? और अगर ये कर पाएंगे तो ऐसा क्यों होता है, और इंटेल और AMD को भी कुछ इसके लिए करना चाहिए या नहीं? तो हे गाइस, आपको स्वागत है फोमोड के एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पे M1 जो कि आर्म आर्किटेक्चर पर बना हुआ है, एक ऐसा छोटा सा CPU है, उसको हम इंटेल और AMD के बने हुए x86 आर्किटेक्चर पर बना हुआ CPU को कंपेयर करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो पे शुरू करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि दो तरह के CPUs होते हैं। एक होता है आपका आर्म आर्किटेक्चर जो कि छोटा सा होता है, आपका आर्म आर्किटेक्चर जो कि बहुत छोटा सा होता है और जो कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग को फॉलो करता है। और ये जो छोटा सा एक CPU है, ये बेसिकली आपके स्मार्टफोन्स, आपके टीवीज़, आपके IoT डिवाइस जैसे कि आपका स्मार्ट स्पीकर, ये जितने भी जो IoT डिवाइस हैं इनमें आपको ये CPU देखने को मिलता है। ये स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, इंटेल एटम, या आपका जो एप्पल का बना हुआ A14, A13 बाइनरी चिप, ये सारे के सारे हैं आपके आर्म बेस्ड CPUs। और जो अगला वाला है वो है आपका AMD या फिर इंटेल का बना हुआ x86 आर्किटेक्चर पर बेस्ड CPUs, जिसमें से आपका इंटेल कोर i3 से लेकर i9 और आपका Ryzen 3 से लेकर जो थ्रेडरिपर सारे के सारे आते हैं x86 आर्किटेक्चर पर बना हुआ CPUs। तो आखिर एप्पल को ऐसा क्या करना पड़ा कि उन्होंने आर्म बेस्ड जो कि फ़ोन वाले CPUs हैं उनको अपने लैपटॉप्स के अंदर, अपने कंप्यूटर्स के अंदर उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो मैकबुक्स हैं वो उनका जो मेन मोटिव है वो होता है पोर्टेबिलिटी। जो जितने भी आपके लैपटॉप्स हैं वो बने होते हैं पोर्टेबिलिटी के लिए। मतलब आप जानते हैं कि जो लैपटॉप्स हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो डेस्कटॉप से बहुत कम होता है। मतलब एक डेस्कटॉप के i3 एक लैपटॉप का i7 को आराम से बीट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग लैपटॉप क्यों लेते हैं? बेसिकली लोग लेते हैं क्योंकि पोर्टेबिलिटी के लिए, उसका बैटरी लाइफ, उसकी स्क्रीन और उसका स्लीक एंड पोर्टेबल डिज़ाइन, आप उसको कहीं पर फिर उठाकर लेकर जा सकते हैं। तो उसी को देखते हुए जो एप्पल है उन्होंने सोचा कि अगर हम इसको और ज़्यादा लाइट वेट, हम इसमें से फैन हटा दिए जाए, उनकी जो x86 आर्किटेक्चर पर बने हुए CPUs होते हैं उनमें जो है बिना फैन के आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएंगे, फिर उनमें से धुआं लगेगा, फिर आपका जो CPU है उसमें आग लग सकती है। लेकिन जो आर्म बेस्ड CPUs है जबकि फ़ोन में लगे होते हैं उनमें फ़ैन नहीं होता, क्योंकि फैन की ज़रूरत नहीं है, उतनी पावर कंजम्पशन नहीं होती कि वो हीट पैदा करे कि उसमें आग लग जाए। ठीक है, तो उसलिए जो है उन्होंने अपने मैकबुक्स के अंदर M1 को इस्तेमाल किया। अब कि जो iPads वगैरह होते हैं, जो कि iPad Pro 20 है, उसने एक थ्रेडरिपर जैसे बड़े CPU, जो कि इसमें 64 कोर्स 128 थ्रेड बड़ा CPU, जो कि बहुत बड़ा CPU है, और वो जो एक पर्टिकुलर छोटा सा CPU, जो एक CPU है आपका थ्रेडरिपर, उसी का प्राइस का जो iPad आता है। तो आप सोचिए कि iPad आ गया आपका 1 लाख का, लेकिन यहाँ पे 1 लाख का सिर्फ एक छोटा सा चिप आ रहा है जो कि आपका थ्रेडरिपर। जब पूरा सिस्टम बनेगा तो वो कितना महंगा होने वाला है। फिर भी जो है उस इतने महंगे बड़े CPU को, तो बड़े ऐसे हार्डवेयर को एक iPad बीट कर जाता है। जी हाँ, ऐसा होता है। तो उसमें से बहुत कुछ हो सकती है, आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका गलती हो सकती है, कुछ इंटीग्रेशन है उसकी गलती हो सकती है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कुछ उसके स्पेक्स, जो कि आपके M1 के स्पेक्स है, और आपके जो x86 है उनमें से हम जो कुछ प्रोस एंड कॉन्स के बारे में भी बात करेंगे, जहाँ पर हम x86 के प्रोस और M1 के प्रोस, फिर दोनों के कॉन्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो जो पहला प्रो है M1 चिपसेट का, जो कि लो पावर कंजम्पशन। आपका जो M1 आर्किटेक्चर पर जो आपका M1 CPU है, जो कि आर्म आर्किटेक्चर पर बना हुआ है, अब क्योंकि वो एक छोटा आर्किटेक्चर है, वो छोटा CPU है, तो वो पावर भी कम लेता है। वो लेता है सिर्फ 10 वाट, जहाँ पे आपका जो इंटेल और AMD है वो लेते हैं एक नॉर्मल PC वाले लैपटॉप्स में करीब 30 वाट की पावर कंजम्पशन। ठीक है, और क्योंकि ये CPU M1 छोटा है तो ये एफिशिएंट भी है। इसमें आपको मिलता है 8 कोर, जिसमें से 4 है इसके हाई पावर कोर और 4 है इसके एफिशिएंसी कोर, और इसमें 8 कोर का अलग से GPU भी है। मतलब एक ही CPU के अंदर आपका GPU, CPU और रैम सारे के सारे हैं। इसे बोलते हैं SoC, सिस्टम ऑन चिप, इसीलिए कहा जाता है इसको। ठीक है, अब अगर हम बात करें हीटिंग की, तो ये जो CPU आर्म से पहले बोला कि छोटा है, पावर कंजम्पशन कम है, इसमें कोर्स कम है, तो ऑब्वियसली में हीट भी कम होती है, बहुत कम होती है, उसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें x86 की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होता, आपको फ़ैन लगाना ही पड़ेगा या फिर एक लिक्विड कूलिंग लगाना ही पड़ेगा, उसके बिना ये जो है CPU में आग भी लग सकती है। अब क्योंकि इसमें ये छोटा है, इसमें स्पेस भी कम लगता है, फ़ैन की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप उसी जगह में आपको बैटरीज, फिर आपको SSD है, आप उसको अपने लैपटॉप के अंदर लगा सकते हैं। क्योंकि लैपटॉप है तो उसके लिए स्पेस बहुत कम होती है, आपको छोटे से फॉर्म फैक्टर के अंदर सब कुछ ठूसना होता है। ठीक है,
और एक बात, ये जो x86 बेस्ड आर्किटेक्चर बना हुआ CPU है, ये आपको कोई भी OS को रन कर सकता है, किसी भी तरह के ऐप्स को ये रन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मेन स्ट्रीम कंप्यूटर के सिस्टम का CPU है, तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जो ARM आर्किटेक्चर पर बना हुआ CPU है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए स्पेसिफिकली बने हुए ऐप्स को रन कर सकते हैं, और जो बड़ा वाला ऐप्स है उनको वो इम्यूलेट कर सकता है। अब अगर हम बात करें गेमिंग की, तो गेमिंग में जो आपका x86 है वो जीत जाता है। जी हाँ, गेम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा वो CPU इंटेंसिव हेवी टास्क होती हैं, जिनको निकालने के लिए आपको ARM CPU की मतलब उतना खुद ARM CPU को उतना फ़ायदा नहीं दे सकता जितना एक पूरा फुल फ्लेजेड मेन स्ट्रीम CPU जो कि x86 पर बना हुआ CPU है, वो आपको अच्छी तरह से उस गेम को प्ले करवा सकता है। ठीक है, और बात करें हम स्पीड की, तो स्पीड आपको x86 से ज़्यादा मिलेगी आपको ARM आर्किटेक्चर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको जो रैम है वो आपके CPU के अंदर है, मतलब आपको उसमें अलग से कैश मेमोरी डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप x86 फुल फ्लेज लेते हैं तो उसमें एक आपको कैश मिलता है, इसका बोलते हैं कैश मेमोरी, जिसमें आपको i3 में 3 MB मिलता है, फिर 32 में 72 MB मिलता है। ऐसे करके जो कैश मेमोरी होते हैं वो क्या करती है, आपके जो जितने भी कोड्स है CPU के अंदर उन सबको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए सहायता करती है। ऐसा आपको ARM में देखने को नहीं मिलता। आपको जो पूरा रैम मेमोरी जो सिस्टम मेमोरी है वही इस सब का चीज़ का उसी से जो पूरा काम है वो होता है, तो आपका उसमें फास्ट प्रोसेसिंग होता है और एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिलती है आपको, क्योंकि सारे के सारे चीज़ एकदम पास लगे हुए होते हैं। आपका यहीं पे आपका CPU भी है, यहाँ पे आपका GPU भी है, आपका रैम भी है, सब कुछ अगर पास होता है तो इसमें कम्युनिकेशन भी फास्ट होती है, आपका पावर भी कम जाता है। इसलिए जो एप्पल ने अपना सिलिकॉन बनाया है और वो इसको अपने कंप्यूटर्स में यूज़ कर रही है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि वो उसको मतलब क्यों यूज़ कर रही है। अब हम बात करते हैं कि कॉम्पैटिबिलिटी के बारे में, कि आखिर ये कितना कॉम्पैटिबल है, ये किन किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, अगर आप एक वीडियो एडिटर है, आप वीडियो एनकोडिंग वगैरह करते हैं, तो आपने शायद देखा होगा जो आजकल के नए वाले A14 चिपसेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। वो यहाँ तक कि 10 बिट HDR ऑडियो वीडियो को वो एनकोड कर सकते हैं, आराम से 4K को एडिट कर सकते हैं। तो आपके लिए जो M1 चिपसेट काफ़ी अच्छा निकलने वाला है। अगर आप गेमिंग नहीं करते तो आपको वो काफ़ी अच्छी तरह से वीडियो एडिटिंग वगैरह निकाल देगा, ऑफिस वर्क्स निकाल देगा, और इसके जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोग्रामर है, स्पेशली अगर आप एंड्रॉयड प्रोग्रामर है या फिर विंडोज़ में कुछ वगैरह बनाते हैं, तो भाई ये जो CPU है M1 ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि M1 है वो सिर्फ और सिर्फ iOS बेस्ड ऐप्स को ही अपने अंदर जो है बिना इम्यूलेटर के रन कर सकता है। लेकिन आपको एंड्रॉयड के लिए जो का एंड्रॉयड स्टूडियो है उसमें जो है आपको इम्यूलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, और जो कि इसमें सपोर्टेड नहीं है। आपको उसके लिए एक फिजिकल डिवाइस देना पड़ेगा, बहुत झमेला है, बहुत झंझट है। तो अगर आप सिर्फ एक iOS बेस्ड ऐप डेवलप है तो ही आप वो लीजिए, कि उसमें जो है आप डायरेक्टली विदाउट एनी इम्यूलेटर आप अपने जो भी iOS डेवलपमेंट का जो काम है आप उसको में काफ़ी अच्छी तरह से स्मूथली काम तो रन कर सकते हैं। लेकिन अगर एंड्रॉयड डेवलपर है तो आपको उसमें वो काम नहीं करने वाला है। जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो ऑफिशियली जो एंड्रॉयड इम्यूलेटिंग ऐप्स है वो उनको ARM आर्किटेक्चर पे सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन आप बोला आपको वीडियो एडिटर है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और अगर आप डिज़ाइनर वगैरह हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा निकलने वाला है। जो एप्पल में फ्यूजन वो काफ़ी अच्छा वीडियो एडिटर है, और वो ऑप्टिमाइज्ड है ARM आर्किटेक्चर पे बने हुए CPUs के लिए। उसी की वजह से वो जो है एक थ्रेड की वजह से इतने बड़े CPU को बीट कर जाता है एक छोटे से iPad से। तो जी हाँ, iPad वीडियो एडिटिंग में आगे निकल जाता है एक बड़े से महंगे सिस्टम विंडोज़ मशीन से, ये बात सच है। अब ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ऐसा क्यों होता है? एप्पल जो कि इतना सा वीक हार्डवेयर यूज़ करके भी इतने बड़े हेवी विंडोज़ मशीन को बीट कैसे कर लेता है? तो यहाँ पे देखिए जो बात आती है मतलब एक एनवायरनमेंट की। यहाँ पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपको मैक OS Big Sur को रन हो रहा है वो बनाता है एप्पल। जो ऐप्स है आपका फाइनल कट प्रो, LumaFusion या फिर आपका लॉजिक Pro X या फिर जितने भी ऐप्स है ये सब बनाते हैं एप्पल खुद अपने सिस्टम्स के लिए। फिर हार्डवेयर भी उन्हीं का बन रहा है, और जो API है जो इन सब ऐप्स के अंदर जो मतलब बातचीत होता है उसको संभालती है वो भी एप्पल खुद बना रहा है। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट है काफ़ी अच्छा है, और इन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा R&D की रखी है, जिसकी वजह से जो आपका है इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन एक दिक्कत है जो कि मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो में मैंने देखा। अगर आप मैकबुक लेना है तो मैकबुक एयर में अगर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा हीटिंग इशू देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ एक ARM आर्किटेक्चर CPU को ये लोग यूज़ करें एक फुल फ्लेजेड कंप्यूटर में, तो यहाँ पर थोड़ा सा थर्मल थ्रॉटलिंग हो सकता है। लेकिन मैकबुक प्रो में ऐसे नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें फ़ैन दिए हुए हैं जो कि डिसेंट काम करते हैं। अब
एंड में कंक्लूजन क्या निकल कर आता है। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी है, आपको गेमिंग करनी है, तो आपको बहुत तरह के काम है, जो मतलब आपको एक ही सिस्टम के अंदर सब हर तरह के काम करने हैं, तो भाई आपके लिए ARM आर्किटेक्चर नहीं है। आप ले लीजिए x86 पे बने हुए पुराने वाले मैकबुक्स या फिर विंडोज़ मशीन, फिर आप उसको हैकिंटोश भी कर सकते हैं, उसमें भी वो काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। हैकिंटोश करने के बाद एक हैकिंटोश क्या हुआ थ्रेडरिपर एक मैकबुक प्रो को काफ़ी बुरी तरह से पिछाड़ सकते हैं, तो उसमें हार्डवेयर अच्छा है, उसमें सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, तो आई थिंक वो होने वाला है। लेकिन फिलहाल अगर आप वीडियो एडिटर हैं, आपको बिल्कुल भी मतलब अपने सिस्टम में दिक्कत नहीं चाहिए, आप चाहते एक सीमलेस PC एक्सपीरियंस या सीमलेस कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस, तो आपको आंख बंद करके या फिर आपको ऑफिस वाले काम करें तो आप आंख बंद करके एक मैकबुक प्रो ले सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अभी तक अगर वीडियो को देख लीजिए हैं तो आप इस वीडियो को दीजिए एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि आखिर क्या मेन स्ट्रीम डिफरेंस है। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है ऐसे PC रिलेटेड कंटेंट में, आपको PC मॉडिंग PC कंपोनेंट्स के बारे में जानना अच्छा लगता है, आपको गेमिंग पसंद है, तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलते हैं फिर से एक और वीडियो, तब तक के लिए रुक जाइए। आपको अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं, नीचे है कमेंट सेक्शन, ताकि कमेंट में आप लिख दीजिए आपको क्या अच्छा नहीं लगा या फिर क्या अच्छा लगा, कहाँ पे आपको पसंद आया या फिर पसंद नहीं है। आप उस पार्ट को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिख सकते हैं। हम मिलते हैं फिर से एक और न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड एडियोस।